अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.8 स्टार्ट करना है, जो कि है रिलेटेड टू एरर्स। ठीक है, सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एरर होता क्या है, फिर फर्दर इसकी टाइप्स पर और मिनिमाइज़ करने के मेथड्स पर डिस्कशन करते हैं। हम कहते हैं अमाउंट ऑफ डाउट present in any measurement, ठीक है, is called error। ठीक है, या आप यूँ कह सकते हो डिफरेंस बिटवीन measured वैल्यू एंड एक्चुअल, या आप इसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो नॉन वैल्यू इज़ कॉल्ड एरर। ठीक है, अगर हम आसान अल्फाज में बात करें या सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बच्चों, हमने ये बात स्टार्ट से पढ़ी होती है ना कि मैन मेड जितने भी प्रोसेसेस हैं, इंसान के बनाए हुए जितने भी काम हैं, जितनी भी मेजरमेंट्स हैं, उनमें हमेशा चांस ऑफ मिस्टेक लाई कर रहा होता है। हम जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं या कोई भी चीज़, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमेशा उसके अंदर गलती का चांस मौजूद होता है। तो वो जो अमाउंट ऑफ डाउट है किसी भी मेजरमेंट के अंदर, या वो जो हमसे कम या ज़्यादा से ज़्यादा जो हम मिस्टेक कर रहे होते हैं किसी भी मेजरमेंट के अंदर, दैट इज़ नोन एज एरर। ठीक है, और सेकंड जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, के देखें हम जब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम उसकी जो रिज़ल्ट होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं ना, उसे हम कहते हैं मेजर्ड या कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, और एक हम कहते हैं कि उसका जो एक्चुअल या नॉन वैल्यू है। एक्चुअल या नॉन वैल्यू क्या होती है कि हमें पता होता है कि हम ये चीज़ मेजर कर रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट इस रेंज के अंदर आना चाहिए या इसका रिज़ल्ट ये आना चाहिए। तो वो जो आना चाहिए होता है, या जो हमें पता होता है कि एक्चुअली ये चीज़ इतनी है, हम उसको क्रॉस चेक करना चाह रहे होते हैं। तो वो जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसे हम एक्चुअल या नॉन वैल्यू कहते हैं। हम जो क्रॉस चेक करने के लिए मेजर करते हैं उसे हम मेजर्ड या कैलकुलेटेड वैल्यू कहते हैं। इन दोनों के जो दरमियान में डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं दैट इज़ एरर। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो इस टॉपिक में हमें एरर की टाइप्स पता होनी चाहिए। तो वो हमें कह रहा है कि जी बेसिकली एरर की दो टाइप्स होती हैं बच्चों, एक होता है सिस्टमेटिक एरर और एक होता है बच्चों रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। ठीक है, अब सिस्टमेटिक एरर के फर्दर सम कॉजेज़ हैं और रैंडम एरर के मज़ीद सम कॉजेज़ हैं। या किस किस तरह से सिस्टमेटिक एरर प्रोड्यूस होता है या किस किस तरह से रैंडम एरर प्रोड्यूस होता है, हम उस पर बात करेंगे। सिस्टमेटिक एरर के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये हमेशा वन डायरेक्शन में लाया करता है। वन डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पढ़ा है ना, तो हमने कहा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने ज़ीरो एरर देखना होता है। और ज़ीरो एरर की भी दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर या नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक टाइम पर एक ही एरर मौजूद होगा, या तो वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा या तो वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। तो हम कहते हैं कि जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं ये वन डायरेक्शन में होते हैं। वन डायरेक्शन मुराद कौन सी, कि आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं या तो ये नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर वो आपको कहता है कि सिस्टमेटिक एरर में ना फर्दर तीन तरह से ये एरर प्रोड्यूस होते हैं। फर्दर तीन तरह से कैसे प्रोड्यूस होते हैं, देखिए यहाँ पे सिस्टमेटिक लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये आपको अपने नाम से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा एरर जो सिस्टम में या जो इंस्ट्रूमेंट में मिस्टेक की वजह से प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे दैट इज़ सिस्टमेटिक एरर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सिस्टम में या इंस्ट्रूमेंट में मिस्टेक क्या हो सकती है। तो देखें, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन अच्छी नहीं होती तो हम कहते हैं इन दैट केस जो एरर प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, कैलिब्रेशन का क्या मतलब होता है कि मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट सी एग्जांपल देती हूँ कि देखें, हम जो नॉर्मली रूलर इस्तेमाल करते हैं ना लेंथ को मेजर करने के लिए या अपनी नोटबुक के एंड पर लाइन लगाने के लिए, तो उस रूलर में देखें एक तरफ वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन होती हैं सेंटीमीटर में और एक तरफ वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन होती हैं इंचेस के अंदर। अच्छा, स्टार्ट में होता है 0, फिर यहाँ लिखा होता है बच्चों 1, फिर यहाँ होता है 2, फिर 3, फिर दिस इज़ 4, करते 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 फॉर एग्जांपल एंड में लिखा होता है 10। जब आप 0 से 1 के दरमियान में देखते हैं ना तो टोटल 10 लाइनें लगी होती हैं और वो लाइनें यूँ लगी होती हैं 1 2 3 4, पाँचवीं लाइन बड़ी। ठीक है,
फिर 1 2 3 4 और फिर 5वीं लाइन जो है वो ये हमें 1 के बारे में बता रही होती है, यानी कि जो बड़ी लाइन है ये 0.5 को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब अगर आप अपने रूलर को गौर से देखेंगे तो ये रूलर के अंदर ये जो छोटी 2 लाइंस होती हैं ना, पहली 2 फिर अगली 2 फिर अगली 2, यानी कि पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी, तीसरी और चौथी, हर 2 कंजक्टिव लाइन के दरमियान में एक जैसा फासला होता है। आप कभी भी नहीं देखेंगे रूलर पर कि पहली और दूसरी लाइन के दरमियान में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो और दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान में थोड़ा सा कम डिस्टेंस हो। अगर ये कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही हो ना इन 2 लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस को, तो फिर हम कहते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इट हैज़ पुअर कैलिब्रेशन, ठीक है, या जो इंस्ट्रूमेंट है इट हैज़ पुअर डिवीजन्स, मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो डिवीजन्स हैं या मार्किंग है उनकी कैलिब्रेशन अच्छी नहीं है। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं ये कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट ना हुआ। तो बात यहाँ से कर रहे थे कि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर मिस्टेक है तो फिर हम उसे कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इंस्ट्रूमेंट के अंदर मिस्टेक क्या हो सकती है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ये पुअर कैलिब्रेशन वाला हो सकता है, ठीक है। नंबर 2 ये होता है पर्सनल बाइस्ड। पर्सनल बाइस क्या है कि अगर आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का तरीका ही नहीं पता, इसका मतलब है जब आपको इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का तरीका ही नहीं पता तो फिर आप ठीक से मेजरमेंट पे तो नहीं कर सकते ना, ठीक से वैल्यू तो नहीं ले सकते, तो हम उसे कहते हैं दैट इज़ पर्सनल बाइस्ड एरर, ठीक है। और नंबर 3 पे हमारे पास आता है इम्परफेक्शन इन द यूज़। इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना और आपको पता ही नहीं है कि आप कौन कौन से तरीके फॉलो करेंगे, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके आप अपनी रीडिंग लेंगे, तो फिर हम उसे कहते हैं इम्परफेक्शन इन द मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन। अब अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो आपकी बुक में एरर में वो लिख रहा है कि एवरी मेजरमेंट नो डाउट हाउ केयरफुली टेकन हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउट नोन एज एरर। एरर इज सिंपली द अनसर्टेनिटी दैट अराइज ड्यूरिंग मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है ला यकीनियत, यानी कि आपको इसके बारे में यकीन नहीं होता, मतलब किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो भी डाउट वाली चीज़ आ जाती है ना उसे हम कहते हैं दैट इज़ एरर, ठीक है। जैसे जैसे आपका लेवल एडवांस होगा ना, अभी तो आप 9th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप थोड़ा सा फिज़िक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, तो फिर क्लास 1st ईयर में जाकर हम लोग आपसे कहते हैं कि एरर और अनसर्टेनिटी एक बात नहीं होती है, इन दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। अभी के लिए आप लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग आप इतना याद कर लें कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो डाउट प्रेजेंट होता है उसे हम एरर या अनसर्टेनिटी कहते हैं, ठीक है। मज़ीद फर्दर डिटेल हम वहाँ जाकर फिर 1st ईयर में पढ़ते हैं कि एरर क्या है और अनसर्टेनिटी क्या है और ये किस हद तक एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। कह रहा है देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमैटिक और रैंडम। सिस्टमैटिक एरर टेंड्स टू अकर consistently in one direction, either positive or negative. Some sources of systematic error include instrumental error, which result from imperfection in the design or calibration of the instrument. Imperfection in the experimental technique or procedure such as change in external condition like temperature, humidity or wind velocity which can systematically affect the measurement। देखिए कुछ प्रैक्टिकल्स या कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको परफॉर्म करने के लिए आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस चाहिए होती हैं। अगर वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं तो आपकी जो मेजरमेंट आती है वो करेक्ट नहीं आती है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट में आपको ये बता रहा है कि अगर आपकी सराउंडिंग्स में चेंजेस की वजह से भी आपकी मेजरमेंट के अंदर एरर प्रोड्यूस हो सकता है। नंबर सी पे लिखा हुआ है पर्सनल एरर विच अराइज फ्रॉम इंडिविजुअल बाइस, इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ द ऑपरेटर्स और केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर प्रिकॉशंस। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इस पे आप हेडिंग दे सकते हैं हाउ टू मिनिमाइज सिस्टमैटिक एरर। अब देखिए हमें एरर की टाइप तो पता चल गई है, एरर प्रोड्यूस कैसे होता है ये भी पता चल गया है, तो अब नेक्स्ट हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इस एरर को मिनिमाइज कैसे करेंगे। तो वो लिख रहा है कि जी सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, choosing better instrument and minimizing personal bias as much as possible. These errors can be estimated to some extent for a given setup and necessary adjustments can be made to the measurement। कि इन एरर्स को कम करना है तो फिर आप क्या करें कि आप ख़ुद तरीक़ाकार भी सीखें कि आपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे इस्तेमाल करना है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी अच्छी कैलिब्रेशन का होना चाहिए और इन्वायरमेंटल कंडीशन भी अगर आपको किसी एक्सपेरिमेंट के लिए प्रॉपर चाहिए या फिक्स चाहिए तो वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी फुलफिल होनी चाहिए, तब आपका जो सिस्टमैटिक एरर है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है, ये जो सेकंड टाइप है बच्चों दैट इज़ रैंडम एरर। और रैंडम एरर तो देखिए अपने नाम से आपको बता रहा है कि वो एरर जिसके अननोन काजेज़ होंगे, मतलब जो अननोन वजूहात की वजह से प्रोड्यूस होगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से प्रोड्यूस हो सकता है, चेंजेस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, एयर, इन तमाम चीज़ों में चेंजेस की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होगा दैट इज़ रैंडम एरर,
ठीक है। और फिर अगर आपने रैंडम एरर को मिनिमाइज़ करना होता है ना, तो फिर मिनिमाइजेशन के लिए आपको प्रॉपर रैंडम एरर का रूट कॉज पता होना चाहिए कि मतलब ये चेंज इन टेम्परेचर की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ये प्रेशर की वजह से प्रोड्यूस हुआ, ये ह्यूमिडिटी में चेंजेस की वजह से प्रोड्यूस हुआ। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगी कि रैंडम एरर के कॉजेज़ कौन से हैं, फिर आप इस रैंडम एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे कि जी रैंडम एरर आर अनप्रिडिक्टेबल अनकंट्रोल्ड एरर दैट कैन हैपन इरेगुलरली, मतलब ये प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकते, कंट्रोल भी नहीं किया जा सकते, बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर चल रही होती है ना, आप उस एयर के प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए इसने लिखा है कि चूंकि इसके कॉजेज अननोन होते हैं, तो इसलिए फिर ये एक अनकंट्रोल्ड एरर है, ठीक है। These errors can be caused by fluctuation in experimental condition or imperfection in measuring instrument. The person conducting the measurement can also introduce variability due to the factors like reaction time or technique. Because of this, if the same person repeat an observation multiple times, they are likely to get different reading each time. To minimize random error, it is important to take repeated measurement and use statistical analysis to account for the variability. अब ये जो इस पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन है ना, जिसमें लिखा हुआ है टू मिनिमाइज रैंडम एरर, आप यहाँ से हेडिंग दे सकते हैं हाउ टू मिनिमाइज रैंडम एरर। ये पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एरर की टाइप्स कौन सी होती हैं और फिर आप इसको मिनिमाइज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो रैंडम एरर के बारे में कह रहा है कि अगर आपने इसको मिनिमाइज़ करना है तो आपके पास कौन सा तरीका है। जब भी आप अभी 9th में 10th में मैट्रिक के बाद प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे ना, तो प्रैक्टिकल्स में आपसे कहा जाता है कि आपने एक ऑब्जर्वेशन लेकर बस नहीं कर देना, आपने मल्टीपल टाइम ऑब्जर्वेशन लेनी होती है, यानी कि 2 या 3 रीडिंग्स लेनी होती हैं और फिर उन 2 या 3 रीडिंग्स का एवरेज लेकर हमने वैल्यू लिखनी होती है, ताकि जब आप मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे तो हो सकता है आपसे जो थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है उसको हम बार बार रीडिंग लेने से मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो कह रहा है कि रैंडम एरर को मिनिमाइज़ करने का तरीका ये होता है कि आप मल्टीपल रीडिंग्स लें, फिर उनका एवरेज ले लें और उन पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के रूल्स इस्तेमाल करके आप इस एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो उसमें आपको एग्जाम्पल दे रहा है सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम क्या होता है बच्चों, कि हम एक कोई भी फिक्स्ड सपोर्ट ले लेते हैं। फिक्स सपोर्ट का मतलब है दीवार के साथ आप एक कील लगा लें, ठीक है। फिक्स सपोर्ट हो गई, कील दीवार के साथ फिक्स हो गया ना, उसके साथ एक थ्रेड बांध के कोई छोटा सा एक मैस अटैच कर लें, टेनिस बॉल हो जाए या कोई भी एक छोटा सा बॉल टाइप ऑब्जेक्ट आप इसके साथ अटैच कर लें, तो ये आपका सिंपल पेंडुलम बन जाता है, ठीक है। वो आपसे कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम के अंदर अगर आपने इसको मूव करना है ना, तो हम कहते हैं इनिशियली पेंडुलम जिस पोजीशन पर होता है दैट इज़ कॉल्ड मीन पोजीशन। जैसे ही आप इस सिंपल पेंडुलम को मीन पोजीशन से मूव करवाना चाहते हैं, तो आप इसको अपने हैंड से पकड़कर थोड़ा सा इस तरफ लेकर आएँ और छोड़ें, तो होगा क्या, आपने जितना पेंडुलम को इस तरफ लेकर आए ना, पेंडुलम मीन से मूव करके दोबारा दूसरी साइड भी इतना फासला कवर करेगा और फिर दोबारा अपनी इस पोजीशन पर आ जाएगा। इसे हम कहते हैं दैट इज़ वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। मैं फिर बता रही हूँ कि जिस फिक्स सपोर्ट के साथ आप धागा अटैच करके छोड़ेंगे ना, तो वो ऊपर से जब आपने कील के साथ बांधा होगा तो एक जगह आकर रुक जाएगा। वो जो एक जगह आकर रुकेगा उसे हम कहेंगे मीन पोजीशन। एक तरफ से पकड़ के आपने फॉर एग्जांपल इस पेंडुलम को पकड़ के यहाँ तक खींच कर लाए हैं, जब आप यहाँ से छोड़ेंगे तो ये वापस इतना ही फासला दूसरी तरफ भी कवर करेगा, तो हम इसे कहते हैं दिस इज़ एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि ये वाली जो पोजीशन है और ये वाली जो पोजीशन है, दीज टू आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और हमारा जो सिंपल पेंडुलम है, जब आप उसको आइदर इधर एक्सट्रीम पर मूव करवाएं या आइदर इधर एक्सट्रीम पर मूव करवाएं, अगर आपने इधर मूव करवाया तो वो वापस दूसरी एक्सट्रीम पर जाएगा, वापस यहाँ पर आएगा, तो हम कहेंगे ये वन कंप्लीट रोटेशन हो गई है, ठीक है। तो वो हमें बता रहा है कि अगर आपने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेना है तो आप बारी बारी, मतलब आप पहले एक दफ़ा रोटेशन का टाइम नोट करेंगे, फिर दूसरी रोटेशन का, फिर तीसरी रोटेशन का, तो टाइम फॉर कंसेक्टिव 10 रोटेशन जो है उसे हम कहते हैं दैट इज़ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। वो आपकी बुक में आपको लिखकर बता रहा है कि जी मैं इस पूरे पैराग्राफ को रीड नहीं करूँगी, आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। इस मैसेज ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ ना आए। ड्यूरिंग मेजरमेंट वाला जो पैराग्राफ है, इसके बिल्कुल एंड में थर्ड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है टू मेजर द पीरियड ऑफ पेंडुलम यू यूजुअली मेजर द टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशन एंड देन कैलकुलेट द मीन। मतलब टाइम पीरियड के लिए हम नॉर्मली 10 ऑसिलेशंस लेते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम कहते हैं वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट वाइब्रेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, आप जो भी वर्ड इसके लिए इस्तेमाल कर सकें। दैट इज़ यू डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ टाइम बाय 10 टू गेट द पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन।
this will reduce the error in the measurement as human flexes are usually too slow to be completely accurate and that inaccuracy can have a major impact on something as small as period. तो कह रहा है कि अगर आप एक रीडिंग लेंगे ना तो फिर आपसे गलती हो सकती है, लेकिन अगर आप मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे और फिर देन उसका मीन वैल्यू या एवरेज ले लेंगे तो फिर आपका जो चांस ऑफ मिस्टेक है वो रिड्यूस हो जाएगा और आपको करेक्ट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मिल जाएगा.